जिम्मेदारियाँ और स्त्री तत्व क्या है, स्त्री को क्या करना चाहिए, परिवार को आगे कैसे लेके जाना चाहिए, पति के साथ कैसा रहना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने बुक्स पढ़ पढ़ के सब सीखा। तो मुझे ये याद आता था कि मैं कौन हूँ। मैं अकेली बैठी अपने आप को देखती थी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, तो डर जाती थी। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ये बातें याद आई कि कुछ ना कुछ मेरे को कुछ चाहिए और मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। तो फिर ये ध्यान मुझे मिला। बच्चों के मेट मिटाव रहते थे मन में, स्वभाव नहीं मिले। वही जो मैं बोलती हूँ कि सबसे बड़ा क्रोध को जीतना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनके आपस में थोड़ा ऐसा था, तो बच्ची का डिवोर्स हो गया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे थे, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। वो कोई बात कर रहे थे तो मुझे समझ ही नहीं लग रही थी, यानी इतना मैं सुन नहीं पा रही थी, मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो उन्होंने फिर मेरे सिर पे हाथ रखा, 2 मिनट सिर पे हाथ रख के ध्यान किया और मेरी बॉडी में इतना वाइब्रेशन हुआ, इतना जैसे कि मुझे लगा पता नहीं मेरे अंदर से कुछ निकल के बाहर जा रहा है। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए आत्मा की यात्रा में एक नया पुष्प लेकर आए हैं। कविता चड्ढा जी जो नागपुर से हैं और पिछले 2008 से लगातार ध्यान कर रही हैं, ध्यान प्रचार भी कर रही हैं। उन्होंने अपने भंडारा में पिरामिड भी बनवाया है। आइए जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है कविता चड्ढा जी आत्मा की यात्रा में। नमस्कार अरुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आत्मा की यात्रा के लिए बताने के लिए मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमसी हिंदी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, आप अपने जन्म आपका हुआ, आत्मा की यात्रा तभी से शुरू हुई इस धरती पर, तो आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म पंजाब बटाला का है और मेरे माता पिता बहुत साधारण व्यक्ति थे और सिंपल थे, और मेरा जीवन भी बहुत साधारण और सिंपल से बीता है, क्योंकि उस वक्त का जो टाइम था उसी हिसाब से मतलब कुछ फ्रीडम थी, कुछ बंधन थे, तो ऐसा वक्त गुजरा। तो धीरे धीरे फिर जैसे बड़ी हुई तो थोड़े बंधन भी कम हुए। यानी पहले जो हमारे सोच थी जैसे दादा दादी की रहती है, मम्मी पापा की रहती हैं, पुराने विचारों के थे, तो उनके हिसाब से रहना पड़ा। फिर आगे अच्छा समय। जैसे आपने बोला कि आपके पुराने विचारों के दादा दादी माता पिता थे, तो आपकी पढ़ाई में कैसा वो रहा? आप आसानी से जो आप चाहते थे वो पढ़ पाए या उनके हिसाब से आप चले? मुझे क्या, मैं बचपन में आर्य समाज से स्कूल से पढ़ती थी, तो जो स्कूल का कल्चर था वो मुझे बहुत पसंद था। वहाँ के जो उनके यज्ञ रहते हैं या मंत्र जाप रहते हैं, तो उनसे मैं बहुत जुड़ी हुई थी। तो 10th तक मेरी पढ़ाई हुई। फिर आगे मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा तो वो मुझे नहीं लेने दिया, बोले अब हो गई पढ़ाई आपकी। तो मैं बहुत कुछ आगे पढ़ना चाहती थी, सीखना चाहती थी, मेरे मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे कुछ करने के लिए, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। तो 10th के बाद मेरी शादी हो गई। तो आपके माता पिता ने आपको कुछ ऐसी शिक्षाएं दी जो आपको जीवन भर आपके साथ चली? हाँ, मेरी मम्मी बहुत एक आदर्श नारी थी, जो कि पूरे परिवार को बहुत अच्छे से आगे लेके जाती थी। समझदारी से चलना, ये चीज़ें उनमें थी। तो मुझे शादी के बाद वो भी पता चला कि ऐसी मुझे भी ऐसे रहना है या करना है। और मेरे पिताजी बहुत सिंपल थे लेकिन आध्यात्मिक थे।
उन्होंने कभी ऐसे पूजा पाठ करते मैंने नहीं देखा था। तो एक दिन मैंने उनको पूछ लिया कि आपको मैंने कभी आज तक पूजा पाठ करते नहीं देखा, और आप बोलते हमारे गुरु जी है, गुरु गोरक्षनाथ जी है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, तो ये चीज़ें मेरे तो समझ में नहीं आती थी। मैंने तो आपको कभी पूजा पाठ किए देखा ही नहीं है। बोले मेरी एक ही पूजा है, मैं 3-4 चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। एक, किसी की चुगली निंदा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और किसी से कर्ज नहीं लेना, और ये चीज़ें मेरी पूजा पाठ है। उस वक्त तो मुझे नहीं समझे, बोली ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कोई पूजा पाठ थोड़ी होती हैं। उस वक्त मैं ये चीज़ें जैसे मेरे दिमाग में रिमाइंड होती रहती थी कि हाँ यहाँ गलत है, यहाँ सही है, ये पापा ऐसे बोलते हैं तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन कभी ख्याल नहीं आता था। ये चीज़ें मुझे मेडिटेशन में आने के बाद बहुत जल्दी से समझ में। तो आपका शादी हो गई, जैसे आपका परिवार बहुत सिंपल था, आप भी शांत हैं, परिवार वाले भी शांत थे, तो आगे का जो आपको परिवार मिला वो कैसा परिवार था? ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा या भाई बहन थे बहुत साइलेंट स्वभाव के थे, और जो आगे थे ससुराल वाले में उन थोड़ा मतलब तेज स्वभाव के रहते हैं, वैसा था। ये मेरे में फ़र्क आया तो मेरे को थोड़ा अखरता था, ऐसे लगता था ये मतलब ऐसा क्यों ऐसे बोलते ऊंचा ऊंचा तो मुझे तो इतनी समझ नहीं थी, तो मैं चुप रहती थी और देखती रहती थी, सुनती रहती, क्योंकि बचपन ही था मेरा, 10th के बाद शादी हो गई, मुझे इन चीज़ों का कुछ नहीं समझता था। तो मैंने सब देख देख के सीखा फिर उनको कि हाँ ऐसे ही मुझे रहना है, ऐसे ही चलना है। तो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे मेरे को आती गई। तो आपने परिवार में समझना शुरू कर दिया और करा। आपके जीवन में जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके परिवार वाले थोड़ा सा विपरीत स्वभाव के थे, विपरीत अपने थे। उसके और उससे, तो उसकी एडजस्टमेंट में आपने ठीक है सीखा, बट उसकी एडजस्टमेंट में आपको कुछ ऐसा लगा कि मुझे किस तरीके से करना चाहिए एडजस्ट, या कैसे है, या आपके पिताजी की बताई हुई शिक्षाएं कुछ आगे काम आई? हाँ, वो चीज़ें भी मुझे, शिक्षाएं भी काम आई, और मैंने ये चीज़ें बहुत कोशिश करी कि मैं कैसे सीखूं, क्योंकि कुछ ऐसे बंधन होते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, सीखने के लिए नहीं जा सकते। तो परिवार के कुछ नियम रहते हैं कि बड़ों के हिसाब से रहना पड़ता है। तो मैंने कुछ बुक्स का यानी पढ़ना शुरू किया, जैसे मान लो कि ग्रंथ है कोई, बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उसमें पढ़ती थी कि स्त्रियों के लिए क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमारे दिमाग के ऊपर जो टेंशन आता है ये क्यों आता है, हमें इसके लिए कुछ सीख के लिए मैं ग्रंथों में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ढूंढती रहती थी। तो उसमें ऐसे कि परिवार के साथ व्यवहार कैसे करना है, व्यवहारिक कैसे रहना है, ये चीज़ें सीखी। और जिम्मेदारियाँ और स्त्री तत्व क्या है, स्त्री को क्या करना चाहिए, परिवार को आगे कैसे लेके जाना चाहिए, पति के साथ कैसा रहना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने बुक्स पढ़ पढ़ के सब सीखा, क्योंकि मुझे कुछ भी मालूम नहीं था शादी के टाइम। बहुत छोटी उम्र थी मेरी, 16 साल की के 16 साल की उम्र थी। तो ये जिम्मेदारियां मैंने काफ़ी ग्रंथों का सहारा लिया, क्योंकि ये चीज़ें हमें सीखना बुक्स से काफ़ी सीखना मिल जाता है। तो मैंने बहुत सारा कुछ ग्रंथों से सीखा, क्योंकि जैसे घर परिवार में व्यवहार कैसे करना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे रहना है, घर की जिम्मेदारी क्या है, क्या फ़र्ज़ निभाना है। मैं एक हूँ, मेरा परिवार के 10, 15, 20 लोग हैं, तो मुझे बदलना पड़ेगा। मैं 20 लोगों को नहीं बदल सकती, मुझे ही बदलना चाहिए। तो अपने आप को कैसे मैंने मैनेज किया, तो मेरा फिर धीरे धीरे सेट हो गई, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था और मेरी बहुत छोटी उम्र थी। एडजस्ट होते 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 टाइम लग गया थोड़ा। तो आपका जैसे परिवार बड़ा था, ठीक है, एक औरत की जो भी जिम्मेवारी होती है, घर गृहस्थी, किचन, सभी जिम्मेवारियों को संभालना, तो आप उसको कैसे संभाल पाए?
वो मैं सब देख देख के सीखा। जो मदर इन लॉ थी वो भी सिखाती थी कि जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो किचन में मेरे साथ मेरे को बताते थे कि ऐसे ऐसे काम करो, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। तो उन्होंने पूरे प्यार से सिखाया मुझे। तो फिर मैंने धीरे 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 सीखना शुरू कर दिया। तो हम आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आपने जो इसके ऊपर विजय पाई, जो विपरीत परिस्थितियों के ऊपर आपने विजय पाई, उसके लिए कौन सा ऐसा आभूषण या हथियार आपके स्वभाव में था जिसकी वजह से आप इसके ऊपर आगे निकल पाए? एक तो है ऐसे कि जैसे कोई सामने वाला कोई चार बातें बोल रहा है तो अपन शांत रह के पीछे होके आगे पीछे हो जाओ, कि कोई अपने ऊपर ऐसा ना हो कि गलत बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो अपने को थोड़ा टेंशन नहीं आना चाहिए। दूसरा कि सबसे बड़ा था कि जैसे मदर इन लॉ रहती हैं, उनके कुछ रूल्स रहते हैं बड़ों के कि हमारे तरीके से रहना है, या ऐसे करना है, या ऐसे जाना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा कभी कभी कठिनाई आती थी। तो मदर इन लॉ का ना स्वभाव थोड़ा तेज़ था, तो मैंने फिर मौन का सहारा लिया, मौन करना शुरू कर दिए। जैसे उनकी आदत थी कुछ ज़ोर ज़ोर से बातें करना, तो मुझे शांत रहना ये पसंद था, तो मैंने मौन लेना शुरू कर दिया। मैंने 1-2 घंटा मौन लेती थी। जैसे ही वो किचन में घुसते थे तो मैंने मौन लेना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मेरा मौन शुरू हुआ, 15 दिन के बाद उनमें चेंज आ गया। वो बोलते, मैं तेरे को इतना बोलती हूँ, तेरे को कोई असर नहीं होता। तो मैं चुप रही। तो भी मैं बोली, मैंने तो मौन लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, आप मौन ले रहे हो? बाद में ऐसा हुआ, उल्टा हो गया कि मैं भी लेके देखती हूँ। फिर उन्होंने इतना मौन लेना शुरू कर दिया, उनमें इतने चेंज आए कि मैं खुद को समझा नहीं सकती कैसे हमारा घर ही पूरा चेंज हो गया। पहले एक बहू का व्यवहार रहता था, फिर बेटियों से भी ज़्यादा व्यवहार होने शुरू हो गया। कि फिर इतना मतलब उनमें स्वभाव में चेंज आया सबसे पहले, क्योंकि मौन से मन की शांति मिलती है। अगर मन शांत रहे तो सभी का व्यवहार अच्छा हो जाता है। मन वाणी में व्यवहार में संयम रहे तो अपना परिवार भी अच्छे से आगे बढ़ता है और हमें भी बहुत कुछ मिलता है। मैंने मौन का बहुत सहारा लिया, तो मौन से वो भी बदल गए। फिर वो तीनों टाइम मौन लेते थे, मैं तो एक टाइम लेती थी, उन्होंने तीनों टाइम मौन लेना शुरू कर दिया। एक तरफ के वो संत बन गए। फिर यानी इतना चेंज आया। तो धीरे धीरे मैंने परिवार को कैसे चेंज किया, वो फिर मेरे अंदर से ही पता नहीं कुछ निकलता था। कुछ नहीं, ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा परिवार में। बस ऐसे लगता था कि मुझे कोई गुस्से से नहीं बोले, ऐसे लगता प्यार था। से बात प्यार करें, से कुछ बात भी कह करें। दे पर प्यार हाँ, से प्यार कहें। से कहें। तो ये चीज़ें तो फिर अपने को कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। कोई बच्चे रहे, स्त्री रहे या कोई लेडी रहे, उसको कैसे परिवार को लेके चलना है, पहले उसके लिए तैयार होना चाहिए। फिर उसके सामने कितने भी 100 लोग रहे, वही सेवा भाव से काम होता है। किचन में हमारे इतने मेंबर थे, मेरी 6 नंदे हैं, 2 देवर हैं, तो फैमिली बहुत बड़ी थी। तो उसमें आप सबसे बड़ी थी? मैं सबसे बड़ी थी और ये जिम्मेदारी लेना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये फिर धीरे धीरे मतलब एक सेवा भाव से मैंने काम करना शुरू कर दिया कि मैं काम नहीं कर रही, मैं सेवा ही कर रही हूँ। क्योंकि मेरे भी बच्चे थे छोटे, परिवार भी बड़ा था, तो उसमें फिर मेरे को आगे जाके कठिनाई नहीं होनी शुरू हुई, शांति से काम हो जाता था। तो आपके जीवन में ये आपकी शांति, प्यार और आराम से बात करना और मौन रहना, ये आभूषण बनते चले गए और परिवार एक संगठित परिवार बन गया। तो आपके जीवन में अध्यात्म का कब आना हुआ? अध्यात्म का ध्यान ध्यान का तो बाद में आया। पहले आध्यात्मिकता में किताब आई मैं, क्योंकि कुछ परिवार में ऐसे बंधन होते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना, वहाँ नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना।
तो मैंने ये कथा कीर्तन होता है ना, तो उसमें निकलना शुरू किया। तो मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। मैं कैसे टाइम निकाल के अपना निकल जाती थी, थोड़ा मुझे चेंज चाहिए बस। तो फिर उसमें मेरे को अच्छा लगा कि चेंज होता है अपने आप में। तो फिर जब मैं इस चीज़ में आगे बढ़ी तो मुझे और ऐसे लग रहा था कि ये चीज़ पूजा पाठ है और जो ये कथा कीर्तन है, इससे आगे कुछ और चाहिए। तो जब मैं पूजा पाठ करती थी तो आंखें बंद करके बैठती थी कि मुझे कोई अच्छा गुरु मिल जाए जो मुझे अच्छी राह दिखाए। तो मैं कुछ और पाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ या कुछ पूजा पाठ से मुझे मिलेगा। तो मेरे मन में ये विचार आता था, मैं 2-2 3-3 घंटे माला फेरती हूँ तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे क्या चाहिए मुझे ही नहीं पता था। तो बचपन की एक बात याद आती थी, मैं जब अकेली बैठती थी तो मुझे ये याद आता था कि मैं कौन हूँ। मैं अकेली बैठी अपने आप को देखती थी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, तो डर जाती थी। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ये बातें याद आई कि कुछ ना कुछ मेरे को कुछ चाहिए और मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। तो फिर ये ध्यान मुझे मिला। तो ध्यान से पहले मेरे पति आए ध्यान में, तो वो मुझे बोलते थे कि तू इतनी पूजा पाठ करती हैं, इतना घंटे बैठी रहती हैं, तो तुम ध्यान करो। बोली बहुत सारे ग्रंथों में मैंने ध्यान पढ़ा है, लेकिन ध्यान तो जंगलों में होता है। तो कई बार ऐसे होता था कि ये चीज़ कुछ पाने के लिए घर से निकल जाए, कहीं ना कुछ चाहिए मुझे। फिर मुझे पता क्या टेंशन होता था कि घर से निकल गए, जंगल में खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं थोड़ी नोटिस करती थी कि मुझे कुछ परमात्मा से मिलना है, कैसे मिलना है, तो ये नहीं जानता। फिर मैं जैसे ध्यान में आई तो मुझे फिर एकदम रिलैक्स शांति मिलने लग गई कि यही मुझे चाहिए था। एक गुरु की तलाश थी। पत्री जी मेरे जब मेरे सामने आए तो पहली बार मिली मैं उनसे, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि तुम जहाँ कहीं जाते हो, आध्यात्मिकता कहीं सीखना है या कोई कहीं से कुछ सीखना है, तो अपने आप को पहले जीरो कर दो। तो उसी वक्त मैंने जो पूजा पाठ का जो था, जो संकल्प था, सब मैंने डिलीट कर दिया। तो एक ध्यान का संकल्प ले लिया था कि मैं आज के बाद ध्यान नहीं करूँगी। तो ध्यान में आने के लिए आपका सबसे पहला गुरु माना जाए तो आपके पति हैं, जिन्होंने आपको इस रास्ते ध्यान में पर लाए। आगे लेकर आए। हाँ। तो आपने उन्हीं के साथ बैठकर ध्यान करना शुरू किया और फिर बाद में पति जी से मिले। हाँ, सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पति का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको कैसे शांति मिले। यानी बहुत सारे जीवन जो है क्रोध से ख़त्म हो जाते हैं, मैंने देखे हैं। तो उनको इतना गुस्सा आता था, तो जैसे वो ध्यान में आए उनमें चेंज दिखने लगे मुझे। फिर मैंने ध्यान शुरू किया तो मेरे में भी चेंज आया और दोनों में इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया। आज वो जो जीवन में खुशहाली है, वो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ मिली है मुझे। ये चीज़ ढूंढ रही थी मैं, कुछ बाकी था, मिल गया मुझे ध्यान के बाद। तो आपके जीवन में कुछ खट्टे अनुभव भी हुए होंगे जीवन काल के अंदर, परिवार में आगे जाके जैसे है, तो उनको हम जान सकते हैं आपसे? हाँ, हम परिवार देखो बड़ा रहे तो सबके स्वभाव अलग अलग रहते हैं, सबके व्यवहार अलग अलग रहते हैं, सबके विचार अलग अलग रहते हैं। तो जब हम इतनी बातें सबकी सुनते हैं तो हम सामने वाले को ही गलत समझते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। तो जब ध्यान में आई तो ये चीज़ें मुझे समझने लगी कि कहीं ना कहीं मेरे में भी गलतियाँ थी जो मैंने ये समझ नहीं पाई। तो हमारे
परिवार बहुत बड़ा है, किसी के बात का बहुत गुस्सा लगता था। तो ये ध्यान के आने के बाद मुझे बहुत परिवर्तन आया और फिर समझा कि अपनी गलती को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो अपने को समझना, अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है और ये हमें ध्यान के माध्यम से ही ध्यान पता के चल माध्यम सकता से है। मिला मुझे। हाँ। तो आपने जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता चला गया, परिवार है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की आगे आपने शादियाँ, ये जीवन ये भी आगे बढ़ता है, तो उसका कुछ अनुभव आप शेयर करेंगे? हाँ, बड़ी बेटी की शादी तो हो गई, तो और दूसरी बेटी की जब शादी की तो उसमें थोड़े ससुराल में ऐसे बच्चों के मेट मिटाव रहते थे मन में, स्वभाव नहीं मिले। वही जो मैं बोलती हूँ कि सबसे बड़ा क्रोध को जीतना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनकी आपस में थोड़ा ऐसा था, तो बच्ची का डिवोर्स हो गया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मैं सोच नहीं सकती थी कि ये ऐसा हो जाएगा, और ध्यान के माध्यम से मुझे पता चल गया था कि ये चीज़ें होने वाली है, पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो जाएगा। जब डिवोर्स हो गया तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मुझे निकलना बहुत मुश्किल हो गया कि मैं खुद को संभालूं या बच्ची को संभालूं। फिर मेरा ध्यान में बैठती थी तो मैं रोती थी, जैसे मेरे आंसू ही नहीं बंद होते थे। 1 साल तक तो ये कंटिन्यू चला मेरा। फिर प्रेमनाथ सर आए वहाँ नागपुर में, वहाँ मेडिटेशन प्रचार के लिए ये आते थे। तो चड्ढा साहब ने बोला कि वो सर से आप मिलो। मैं ठीक है चले जाऊँ, पहले तो मेरा मन नहीं हो रहा था, क्या जाऊँ ऐसे। तो फिर मैं जब गई तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, वो कोई बात कर रहे थे तो मुझे समझ ही नहीं लग रही थी, यानी इतना मैं सुन नहीं पा रही थी, मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो उन्होंने फिर मेरे सिर पे हाथ रखा, 2 मिनट सिर पे हाथ रख के ध्यान किया, और मेरी बॉडी में इतना वाइब्रेशन हुआ, इतना जैसे कि मुझे लगा पता नहीं मेरे अंदर से कुछ निकल के बाहर जा रहा है। मैं हैरान हो गई, ये क्या हो गया मेरे, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी अंदर से हिलने शुरू हो गई। तब फिर मैंने ध्यान करना शुरू किया। फिर मैं थोड़ा अपने आप को समझा के संभली कि नहीं, मुझे ये चीज़ से बाहर निकलना है। जब मैं इसी में रहूँगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ना बच्ची को समझा पाऊँगी, ना मैं खुद संभल पाऊँगी, तो मुझे तो खड़े होना ही है। फिर ऐसे अपने आप को समझाया। फिर धीरे धीरे जैसे ध्यान में आए, कर्म सिद्धांत समझ आया कि हो सकता है मेरा पिछले जन्म का कोई कर्म होगा, तो ये हमारे साथ ऐसा होना था, हो गया, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर भी एक मन में ऐसे कुछ ना कुछ अटक रहती थी, तकलीफ रहती थी कि ये बच्ची है, इसका जीवन बहुत कोमल है, इसका शादी होना चाहिए या कुछ भी ये करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी, यानी डिप्रेशन से। तो फिर धीरे धीरे वो भी ध्यान में आना शुरू किया उसको, पर पहले तो मानती नहीं थी, क्योंकि कोई गलती अपनी रहे तो हम भगवान के ऊपर दोष देते हैं कि उन्हीं का कारण है। जब ध्यान में आते हैं तो समझ आता है कि हमारे भी पिछले कर्म है, हमने किया हुआ है, तो हमें ही इसको लेके चलना है, समझना है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ध्यान काफ़ी हमें सहजता से सीखना सिखाता है कि नहीं, अपनी गलती को महसूस करो। अपने लिए भी कुछ लेसन्स हैं, उनको हमें सीखना है। हाँ। आप ध्यान करते थे, ध्यान करते करते आपको कभी कुछ और भी एक्सपीरियंसेस हुए, या आपकी कोई फिज़िकल हेल्थ के ऊपर कुछ आपको फ़र्क पड़ा? काफ़ी अनुभव हुए, क्योंकि पहले तो
ध्यान में ऐसे नॉर्मल करती थी, तो एक बार मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, जैसे कि अब पाइल्स की सोच लेते हैं। मैं बैठ नहीं पाती थी और ध्यान करना चाहती थी, लेकिन मेरे से होता ही नहीं था, और दवाइयाँ मैं लेना नहीं चाहती शुरू से ही। तो मैंने 40 दिन का संकल्प ध्यान लिया कि अगर मैं ध्यान में 1 घंटा भी बैठ पाऊँगी तो मैं 40 दिन का ध्यान करती हूँ, तो मैं ध्यान कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो मैं ध्यान छोड़ दूँगी। मुझे इतनी बॉडी में मतलब पेन थी। तो जैसे 15-20 दिन हुए तो मुझे एकदम रिलैक्स लगा। मैं 2-2 3-3 घंटा बैठना शुरू कर दिया, तो मुझे बहुत विश्वास हो गया। बोले ध्यान तो सबसे बहुत पावरफुल चीज़ है, हमें इसको और बढ़ाना चाहिए। फिर आगे जाके मेरे को जैसे शारीरिक तकलीफ़ें थी काफ़ी, तो ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे पूरी निकल गई। फिर एक बार मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे मेरे यूट्रस का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, तो मुझे नहीं करवाना था। मैं डॉक्टर की सलाह ले ली, दवाई ले ली, तो मैंने 3 दिन दवाई ली तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने दवाई और जो डॉक्टर के जो पर्चियाँ थी सब डस्टबिन में डाल दी। बोले 40 दिन में करती हूँ, अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो 40 दिन के बाद पूरी स्वस्थ हो गई मैं, और मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी तकलीफ़ थी या बीमारी थी या मैंने इतनी तकलीफ़ पाई है। सब मेरा एकदम 40 दिन में निकल गया। तो धीरे धीरे मेरा ये ध्यान में बहुत विश्वास बढ़ता गया, और संकल्प में भी ध्यान बढ़ता है कि मैं ध्यान में बहुत विश्वास बढ़ गया। 40 दिन करूँगी। तो जैसा बताया जाता है कि आप 40 दिन करके तो देखिए जीवन में ध्यान को, तो आपको पता चलेगा कि क्या मिलता है उससे। फिर मैंने 40 दिन का 5 बार संकल्प लिया कि मुझे ये ध्यान क्या है। फिर उसमें मुझे बहुत अच्छे अनुभव होने शुरू हो गए, और अच्छा लगता था कुछ ना कुछ। मतलब एक बार हमारे रजत उत्सव होने वाला था, तो ऐसा हो गया कि चड्ढा साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 3 जन थे ये आगे होके करने वाले थे, और दूसरे जन के लिए उसके यहाँ कोई कैंसर का प्रॉब्लम आ गया, वो भी मतलब नहीं आ पाए, और तीसरे का बीवी का डिवोर्स का प्रॉब्लम आ गया, और ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि 8 दिन बचे थे। तो मैं सोच रही थी ये सब के सब पीछे हट गए, क्या करेंगे, और इनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैं ध्यान में बैठी संकल्प लेके भी ये कैसे होगा, सिर्फ 8 दिन बचे हैं और इतना बड़ा उत्सव होने वाला है, करने वाले भी कोई आगे नहीं है। तो मैं ध्यान में बैठी, जैसे आंखें बंद करके आकाश मार्ग से कुछ मास्टर्स आए। मुझे नहीं पता था कि वो मास्टर है। तो 2 टोलियाँ थी, एक आगे थी एक पीछे थी। आगे वालों ने पूरा म्यूज़िक सिस्टम पकड़ा हुआ था, पीछे वाले ऐसे से 15-20 जन। तो मैं बैठी हुई थी, तो मेरे को ऐसे धक्का दे के गए और मैं डर गई। मैंने आंखें खोली तो कुछ भी नहीं, फिर आंखें बंद करके वापस बैठ गई। तो मैं सोची चलो कुछ ना कुछ होता है ऐसे ध्यान के अनुभव में। वापस बैठी, वापस वही मास्टर आए मुझे। तो मैं हैरान हो गई, मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाई जो मैंने देखा। फिर यूनिवर्स ने अपने आप ही आके किया सब। जैसे वो उत्सव ख़त्म हुआ तो हमारे घर में 15-20-25 मास्टर आए। जो जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जो जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ था, वो सब मेरे सामने पड़ा। और जब मैंने उनको देखी तो मैं तो पानी की ग्लास की ट्रे लेके गई, मेरे हाथ से वहीं रख दी मैंने। उनको पूछा भी नहीं, 2 सेकंड ध्यान लगा के बैठ गई। यही तो मैंने सब कुछ देखा था, यही मास्टर आए काम करने के लिए। तो मुझे बहुत ये अनुभव से बहुत खुशी हुई कि हर जगह मास्टर हमारे काम करते हैं, हम नहीं करते हैं। जो चीज़ को हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, करने वाला कोई और ही है। वो जो बच्चे थे
25-30 जन थे। उन्होंने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और काले कपड़ों ने ही मैंने उनको देखा। टोटल जो सामान देखा मैंने, वो मैंने देखा था। मेरे को बहुत खुशी हुई और मेरा ध्यान में संकल्प बढ़ गया कि निश्चय ध्यान आपका और ज़्यादा बहुत बढ़ गया बहुत कि ज़्यादा। ध्यान से हम सब कुछ पा पा सकते सकते हैं। सब कुछ पा सकते हैं। ध्यान से तो बहुत परिवर्तन आया मेरे में, हमारे परिवार में। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है और आपस में विश्वास रखना, एक दूसरे को समझ के चलना, और जैसे परिवार के लोग हैं, किसी को किसी बंधन में नहीं रखना, तो ये चीज़ें हमें ध्यान से बहुत फर्क पड़ता है, आगे लेके जाती हैं। कविता जी, आप हमें बताइए कि आपने भंडारा में पिरामिड भी बनवाया, तो उसके बारे में हमें बताइए। भंडारा में पिरामिड, हमें तो पिरामिड के बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि ध्यान में आए थे 1-2 महीना ही, तो जैसे ध्यान किया तो उसमें बहुत अच्छे अनुभव या मन की स्थिति शांत, ऐसी चीज़ें महसूस होने शुरू हुई। तो चड्ढा साहब ने बोला कि ये से मेरी इच्छा हो रही है कि हम ये मतलब प्रचार के लिए एक पिरामिड बनाएं। तो हम तो पिरामिड के बारे में जानते नहीं थे, तो जनार्दन सर से बात करी तो वो बड़े खुश हुए कि मैं पत्री सर से बात करता हूँ कि पिरामिड बनाना चाहते हैं, तो उनको बुलाते हैं। तो फिर उनसे पूछा, उन्होंने डेट दे दी कि मैं इतनी तारीख को आ रहा हूँ। तो भूमि पूजन के लिए आए, तो उनको हमने पूछा कि पिरामिड है क्या। ये मतलब हमने नाम ही सुना था और देखा भी नहीं था, पिरामिड का नाम भी पहली बार सुना था। और ध्यान तो हम ये कॉमन वर्ड समझते थे कि हर बात को ध्यान से करना, ध्यान से करना, ये चीज़ है। तो फिर उन्होंने बैठ के हमें समझाया, एक कोरे कागज़ के ऊपर डायग्राम बनाया कि ऐसा ऐसा कौन होता है, इसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है, यानी ये ध्यान करने से हमें इससे 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उस टाइम उन्होंने जो बता रहे थे, बड़ी गंभीरता से बता रहे थे। तो उस टाइम मुझे समझा कि ये कोई मतलब बहुत पावरफुल चीज़ है, जो मतलब ऐसे बता रहे हैं। बीच में कोई लेडी बात करने आई तो उनको बहुत ज़ोर से डांट दिया। तो कुछ तो पावरफुल चीज़ है जो हमें नहीं समझ रही है। तो फिर भूमि पूजन हो गया। जब उन्होंने ध्यान कराया भूमि पूजन पे, तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, और जैसे मैं ध्यान में बैठी, मेरी बॉडी में इतना पेन शुरू हो गया कि मैंने 1 सेकंड आंखें बंद नहीं कर पाई। पता नहीं उस टाइम मेरे अंदर से क्या निकल रहा था, कुछ निगेटिविटी निकल रही थी, मुझे नहीं मैं समझ नहीं पाई। मैं 1 घंटे में भी मेरे ख्याल 2 मिनट आंखें बंद की होंगी। तो वो बार बार बोल रहे थे आंखें बंद कीजिए, आंखें नहीं खोलना, तो मेरी आंखें ही नहीं बंद हो। जैसे ही मैं बंद करूं, मेरी बॉडी से पेन इतना, पैरों में, मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रही। ऐसे लग रहा था कि ये 1 घंटा कब बीतेगा। तो उस टाइम मैं समझी कि कुछ ना कुछ इसके बारे में है, क्योंकि हम नए नए ध्यान में आए थे, अभी कुछ समझता नहीं था। तो फिर जैसे पिरामिड के उन्होंने भूमि पूजन किया तो चले गए। उसके बाद हम भूमि पूजन के बाद हमने पिरामिड बनाना शुरू करना था। और जैसे ही उसको बनाना शुरू करें तो नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए। कम से कम ये 1 साल चला, जबकि मटेरियल भी तैयार था, लेबर भी तैयार था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन जब भी भूमि को खोदते थे, नींव खोदते थे, तो नीचे से पानी निकलता था। 1 साल ये कंटिन्यू चला। तो फिर चड्ढा साहब परेशान हो गए, बोले इसका क्या करें, हम जितना जल्दी सोच रहे हैं उतना ही लेट हो रहा है, ये बन क्यों नहीं रहा। फिर सर से बात करी कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, 1 साल से हम बहुत ही तकलीफ में हैं कि पिरामिड जल्दी बने, जैसे भूमि खोदते हैं तो पानी आता है। तो फिर उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, मई के महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। फिर जैसे मई का महीना आया तो हमने उसका
नींव खोदना शुरू किया तो नीचे बिल्कुल पानी सूख गया। तो ये हैरान हो गई, ये हुआ कैसे? मतलब 1 साल तक जो हम इतना उसमें एक्सपीरियंस किया कि ये बनना शुरू हो तो नहीं हुआ। सर ने बोला कि मई के महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। फिर बनना शुरू हो गया, 1 साल में तैयार हो गया। जब पिरामिड बना तो बहुत ही सुंदर और भव्य बना। भले ही छोटा है, 50 बाय 50 है, लेकिन बहुत ही सुंदर था। उस टाइम भंडारा में पहला पिरामिड था महाराष्ट्र में। बहुत लोग दूर दूर से आने लगे देखने के लिए। जो भी मास्टर थे, पत्री जी बोलते थे कि भंडारा का पिरामिड देख के आओ। सब मास्टरों को क्लास करने के लिए भेजते थे और पूरे सीनियर मास्टर जो साउथ के सब मेरे यहाँ आए एक एक बार, एक एक 2-2 महीने के बाद ध्यान प्रचार के लिए। प्रेमनाथ सर बहुत आए, मतलब वो हर 5-6 महीने में, 1 साल में 2 बार 3 बार आना शुरू किया उन्होंने। और बहुत सारे मास्टर थे, आते थे। तो उनके माध्यम से मैं ध्यान के आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखती थी। तो फिर पिरामिड बहुत अच्छा बन गया। फिर नागपुर के लोग भी जैसे 2-3 साल तक कंटिन्यू जाते थे पूर्णिमा ध्यान करने के लिए। हम 8-10 गाड़ियाँ जाते थे वहाँ ध्यान करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता था। तो जो पिरामिड था, पिरामिड का नाम गुरुजी ने रखा गोविंद साईं, क्योंकि गोविंद साईं हमारी फैक्ट्री का भी नाम है। तो अचानक उन्होंने गोविंद साईं रख दिया, तो ये भी बहुत खुशी हुई। और दूसरा कि पिरामिड के अंदर जो ऊर्जा थी, जैसे लोगों ने महसूस करना शुरू किया तो बहुत खुश थे वो लोग। मैं फिर जाती थी बीच बीच में, क्योंकि नागपुर से 45 किलोमीटर दूर है। तो हमने इसीलिए भंडारा चॉइस किया कि वहाँ का जो नेचुरल प्रकृति का रूप था वो बहुत सुंदर था वहाँ। और नागपुर शहर सिटी के अंदर तो इतना इन्वायरमेंट नहीं अच्छा मिलता है, तो वहाँ लोग बहुत खुश थे। फिर लोगों से मैंने पूछा कि तुम आते हो ध्यान करने के लिए, आपको क्या फ़ायदा है, क्यों आते हो, किस लिए आते हो? कि पिरामिड के लिए। कुछ लोग इतने मतलब थे कि काफ़ी तकलीफ से आते थे, व्हील चेयर से आते थे, किसी ना किसी प्रॉब्लम से आते थे, तकलीफ, या डिप्रेशन हो गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ ना कुछ शारीरिक तकलीफ़ों के लिए आते थे। तो मैंने उनसे सबसे बैठा के पूछा, बोले ये पिरामिड से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि हम यहाँ एक बॉटल पानी की ला के रखते हैं। ध्यान करने से पहले वो बॉटल सामने रखते हैं, फिर करने के बाद हम पीते हैं। जब घर जाते हैं तो हम ऐसा लगता है कोई बीमारी ही नहीं है हमारे पास। तो पिरामिड का नाम भी गुरुजी ने हीलिंग पिरामिड रखा था। एक्चुअली में हमें पता नहीं था, तो मैंने लोगों के अनुभव से पता किया। वो बोले कि हमें यहाँ से हमारी बीमारियाँ बहुत ठीक हो रही है। लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आपका पिरामिड बहुत ऊर्जावान है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि ये एक सामाजिक तौर पे सेवा है, सबको करना चाहिए और बनाना चाहिए पिरामिड। और पिरामिड की ऊर्जा का जो महत्व है, उसके नीचे बैठने के बाद ही पता चलता है। आपके पास जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत पिरामिड मास्टर्स आते थे, पत्री जी भी बहुत बार आए आपके पास, तो इस पूरे पीरियड में आपने अलग अलग मास्टर से अलग अलग शिक्षाएं ली होंगी, अलग अलग सीखा होगा। पति जी के साथ भी जैसे भोजन का और सारी व्यवस्था, कितने और लोग भी आते होंगे, तो थोड़ा बहुत सा सारा कुछ जो सीखा मैंने ध्यान के बाद ही सीखा है। जितने भी मास्टर आते थे तो उनसे मैं बहुत क्वेश्चन करती थी कि आप ध्यान करते हो, आपका गहरा ध्यान कैसे लगता है, इसके मतलब आगे कैसे जाना चाहिए ध्यान के, और संकल्प ध्यान क्या होता है। प्रेमनाथ सर ने बहुत सहायता की, मतलब बहुत कुछ सिखाया मुझे उन्होंने। और गुरुजी से बहुत कुछ सीखा मैंने। उनकी एक छोटी छोटी बातों पे भी हम ध्यान दें तो हमारा जीवन पूरा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बातें मैं बहुत ध्यान में देती थी। पहले जब मैंने देखा, मैं सोची कि जो मैंने गुरु देखे हैं वो एक भगवे कपड़ा पहनते हैं, माला पहनते हैं, कमंडल पकड़ते हैं, लेकिन ये तो बहुत साधारण गुरुजी हैं।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने जागृत और पावरफुल हैं। मैंने जो भी मेरे मन के अंदर बातें रहती थी ना, तो गुरुजी आके मेरे को बोल देते थे। जैसे मैं याद करती थी अभी आना चाहिए उनको, बहुत टाइम हो गया ध्यान में, तो जैसे ही एंट्री करते थे, तू बुलाती रहती है मेरे को, मैं आ गया। फिर मेरे एक अनुभव ऐसा था कि मैंने जब पहली बार बेंगलोर गई तो मुझे ना अनकंफर्टेबल लगा कि व्यवस्थित जगह नहीं मिली, तो मुझे ऐसे लगा कि वैली का बहुत 5 स्टार होटल जैसा कुछ होगा ऐसा। तो गर्मी के दिन थे, मुझे ऐसा बहुत महसूस हुआ, मेरे मन में ऐसे लगा इतनी गर्मी में मुझे नहीं आना, मैं आप ही आते जाना। चड्ढा साहब को बोली, उनको डांट रही थी, मेरे को मत लाना कि यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। तो क्योंकि मैं पहले ये शिविर वगैरह ध्यान प्रचार ऐसे में कभी आई नहीं थी, फर्स्ट टाइम था। जैसे ही मेरे सामने पत्री जी आए तो मेरी तरफ देखे, क्यों कैसा लगा? ठीक है सर, आपको अच्छा नहीं लगा है, आगे से बिल्कुल नहीं आना। तो मैं एकदम जैसे मेरी जो जो ब्लॉकेज थे ना पूरे खुल गए कि ये पूरी सोच मैंने मन में जो विचार किए हैं इन्होंने मेरे को बता दिए, मैंने ये सही बोला था ऐसे मन में। तो उनकी छोटी सब बातों में मैंने फिर गौर करना शुरू कर दिया। जैसे वो घर में आते हैं तो सबके गुरुजी हैं, जब वो जाते हैं तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि मैं किस घर से वापस जा रहा हूँ या वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो हर बात उनकी मैं नोटिस करती थी। खाना बनाते थे तो ऐसे बनाते थे जैसे कि मतलब पूरा ध्यान से ही बनाना और मन के अच्छे विचारों से बनाना, ये चीज़ें मेरे में थी पहले। मैं जब खाना बनाती थी तो मौन लेके ही बनाती थी। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने कि एक सिंपल खाना कितने टाइम में फटाफट बन जाता है। मेरे को आके बोलते थे, तुम 3 घंटा खाना बनाने को लगाती हो तो ध्यान 3 घंटे क्यों नहीं करती? तो मुझे समझ में आया कि सही बात है, मैं तो खाना बनाते बहुत टाइम लगाती हूँ। और जब से मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जो 3 घंटे का काम है मैं आधे घंटे में कर लेती थी, तो वो मेरे को एक रास्ता दिखा के गए कि तुम 3 घंटे खाना बनाने को लगाती हो, 3 घंटे ध्यान क्यों नहीं करती? तो मैं सोची इनको कैसे पता चल गया। तो धीरे धीरे मेरा विश्वास और बहुत प्रबल होना शुरू हो गया। तो मैं उनको बहुत हर उनकी बात नोटिस करती थी, उनके खाने के ऊपर, उनके पीने के ऊपर, उनका जो व्यवहार है, जो व्यवस्था है, तो उनके गुण पूरे सीखना शुरू किए। अच्छा लगा मुझे। आपने ध्यान भी करना सीख लिया और ध्यान भी ज़्यादा सीख लिया, पिरामिड भी बनवा लिया। अब एक और काम रह गया था जो पति जी बोलते हैं कि इसके साथ लोगों को भी सिखाओ, जो आपने सीखा है आगे भी सिखाओ। तो ध्यान प्रचार में आपको इतना समय क्यों लग गया ध्यान प्रचार को करने ध्यान में? प्रचार में मुझे समय इसीलिए लगा, पता नहीं, मुझे कुछ पता भी रहता था लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। मुझे नहीं समझता था कि मैं प्रचार करना चाहती हूँ, आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँ? फिर एक बार मैं बसंता मैडम से बात करी कि मैं ऐसे बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मेरे से हो क्यों नहीं रहा, ऐसा क्या है? बोले आप अटैचमेंट ज़्यादा रखते हो, डिटैचमेंट ज़्यादा रखो, आपका ठीक हो जाएगा। तो कुछ मुझे बेटी का टेंशन रहता था तो उसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ती थी। तो कोई ऐसा लगता था कि ये अपनी लाइफ में स्टैंड हो जाए तो मैं भी फ्री हो जाऊं, तो मैं भी काफ़ी जगह प्रचार करने के लिए निकलूं या ऐसे करूं। फिर जस्सी मैडम ने मुझे काफ़ी पुश किया कि आप अपने ऊपर लो, कि जो होना था हो गया, और अपनी सोच के ऊपर लो कि मुझे करना है तो करना है। फिर मैंने जैसे मैं कुछ बोलना चाहती थी तो मेरे मुंह से कुछ बात ही नहीं निकलती थी। तो मैं इतना तो पहले नहीं समझ पाई ये चीज़ों को। फिर एक बार पितामह पत्री जी ने पूछा कि PSSM क्या होता है?
मैं डर गई, मैं सर मेरे को नहीं मालूम कुछ भी। तो जबकि हम रोज PSSM के बातें करते हैं, सब इसका मतलब जानते हैं, तो मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाती थी। तो मुझे उस टाइम बहुत धक्का लगा कि मुझे पता होते हुए भी मैं क्यों ऐसे बोली, यानी मेरे से कुछ पूछते हैं तो मैं क्यों बोल नहीं पाती। कुछ ना कुछ मेरा कुछ कारण है। फिर मैं ध्यान में बैठी तो मुझे पास्ट लाइफ में दिखा कि मैंने किसी का पिछले जन्म गला दबाया था, तो मेरा ये थ्रोट चक्र बंद था। तो इसके मेरे को कारण मेरे दादी ने बताया था कि तेरे बचपन में तू ये गले के कारण 2 बार तुझे जीवन मिला है। और मुझे तो पता नहीं था, उन्होंने ही बताया कि एक बार बचपन में तेरे गले में बहुत बड़ा एक छल्ला अंदर चला गया था, तो ऐसे तेरा सांस रुक गया था, तो हमने तो सोचा कि डेथ हो गई है। फिर घर में जैसे काफ़ी रोना धोना चालू हो गया कि इसकी डेथ हो गई है, आंखें ऊपर चढ़ गई है। तो कोई नीचे से रास्ते जाता उसने आवाज़ सुन के तो दौड़ा आया ऊपर, उसने मेरे को उल्टा कर दिया। उल्टा करके तो पीछे से मुक्के मारे तो वो गले से बाहर आया। फिर उसके बाद जैसे घर में पहले बचपन में हमारे नॉनवेज चलता था, तो मेरे पिताजी ये समझते थे कि बच्चों को ये खिलाना चाहिए, ये अच्छा होता है, हेल्थ के अच्छा होता है। तो पता नहीं मुझे ये चीज़ें शुरू से नापसंद थी, तो ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे फिश खिलाया। मैं तो छोटी थी, मुझे समझता नहीं था। वो फिश का कांटा मेरे ऐसे अटक गया, तो तब भी मेरा यानी थ्रोट चक्कर बंद हो गया। तो उसी टाइम मेरी दादी ने बताया कि ऐसे लग रहा था कि तू नहीं बचेगी, क्योंकि वो कांटा किसी से हट नहीं रहा था, लंबा था, तो सांस नहीं आ रहा था तेरे को। तो फिर ये चीज़ें मेरे को बचपन की याद आई कि ये मेरे अटक क्या है, ऐसे क्यों मुझे हो रहा है, मैं कोई कुछ पूछता है तो मैं बता क्यों नहीं पाती। तो फिर मैं ध्यान में बैठी, मैंने पास्ट लाइफ में जाके देखा कि मैंने किसी के गले को ऐसे दबोचा है। फिर उसके थायराइड भी मेरे को उसी कारण था, और थ्रोट इन्फेक्शन मेरे को कंटिन्यू रहता था। तो जिस दिन से मेरे को ये अनुभव हुआ, फिर मैंने अपने कर्मों का जो भी है माफ़ी मांगना शुरू किया, या मैंने ये ऐसा कर्म किया है। तो उसके बाद मेरा तुरंत जैसे कोई थ्रोट खुल जाता है कि मैंने प्रचार कैसे करना है, एकदम से मेरे माइंड में आता है। वैसे हमारा सेंटर रहता है, सेंटर में जाती थी, बहुत कम बोलती थी, लोगों को बोलती थी आप क्लास कराओ, जो भी आता था तुम क्लास कराओ। वो क्लास कराते थे, मैं ध्यान में बैठ जाती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, मैं क्यों नहीं बोल पाती। तो फिर मेरा धीरे धीरे ये थ्रोट खुला, तो उसके बाद मैंने प्रचार करना शुरू किया। फिर पिरामिड में जाके क्लासेस भी लेना, सेंटर में भी हमारे कंटिन्यू क्लासेस चलती थी। और फिर अभी मैंने जूम सेशन भी शुरू किया। तो एक बार पत्री सर ने आके मतलब जूम सेशन में पूछा कि नागपुर में क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझा। मैं बोली नागपुर में क्या है सर, कोई नहीं, मैं तो ध्यान कर रही हूँ, मज़े ले रही हूँ, टाइम बचता तो बुक्स पढ़ती हूँ। तो फिर दूसरी बार जूम में आए, बोले नागपुर में क्या हो रहा, तो मेरे एकदम माइंड में आया कि ये कुछ प्रचार के लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर जैसे ही मैं ध्यान में बैठती थी तो कोई ना कोई मास्टर आके मेरी उंगली पकड़ के ले जाता था, और जैसे कोई दुखी औरतें रहती हैं, बहुत तकलीफ में रहती हैं, उसके पास छोड़ देते हैं कि आप इसको ध्यान सिखाओ। ये ऐसे बहुत बार आया मेरे को ऐसे ध्यान में, तो मैं समझी, मैं पता नहीं ऐसा क्यों मेरे को बार बार क्यों ऑप्शन हो रहे हैं ऐसे। तो फिर एक बार ये स्पिरिचुअल टैबलेट की क्लास करती थी मैं, तो उसमें ये एक्सपीरियंस बताया कि ऐसे ऐसे कुछ एक्शन हो तो अपने को प्रचार करना चाहिए। क्योंकि पहले मैंने जूम सेशन चला के 6 महीना बंद कर दिया, फिर वापस मैंने शुरू किया। तो मुझे ऐसे लग रहा था, अब कौन मतलब हमें कंप्यूटर लैपटॉप चलाना थोड़ा मुश्किल लगता था, मोबाइल से मैंने करना शुरू किया। धीरे 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 मेरा जूम सेशन भी अच्छा चल रहा,
और प्रचार भी मैं पिरामिड में ही करवाती हूँ, सेंटर में भी कराती हूँ। अभी हमारे सेंटर में क्लासेस होती हैं तो वहाँ मैं पूरा करवाती हूँ, और घर में भी मेरे सेंटर हैं, और सब जगह मैंने अब जीवन में ऐसे आया कि ध्यान प्रचार करो और करवाओ और सबको सिखाओ। अभी इसके अलावा कुछ नहीं है, और बस यही लक्ष्य है मेरा। आपकी इस यात्रा में आपने एक तो यहाँ पे भी आप हर साल आते हैं महायोग ध्यान कुंभ ऋषिकेश में भी आप बहुत बार गए, और यहाँ पे भी महिला जो ध्यान चक्र चल रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल आते हैं, और आप और भी बहुत जगह जहाँ जहाँ आपको अवसर मिलता है आप जाते हैं। तो आप हर साल यहाँ आते हैं, तो आपको यहाँ आने पे कोई चेंजेस लगते हैं या कोई बेनिफिट लगता है? हर साल आप कई बार नए लोगों को भी लेकर आते हैं, तो क्या लगता है? एक्चुअली मैं यहाँ जब से 2007 से शुरू हुआ मेरा ध्यान माँ चक्र में आना, तो उसके बाद कंटिन्यू चालू था, और मेरे मन में ऐसी प्यास रहती थी कि मैं और कुछ सीखूं, ध्यान के आगे में और कुछ सीखूं। तो अभी जैसे जूम सेशन में सब कुछ बताते हैं, ये लोगों के अनुभव सुनते हैं, तो पहले कोई अनुभव सुनने वाला था नहीं। तो मैं जैसे ही ये ध्यान माँ चक्र में आती थी तो मास्टरों को मिलती थी, साउथ वाले मास्टरों से मतलब कहीं ना कहीं हिंदी वाला ढूंढ लेती थी, क्योंकि वो कैसे ध्यान, अखंड ध्यान कैसे करते हैं, संकल्प ध्यान कैसे करते हैं, तो ये खोज ही रहती थी मेरी हर साल। जैसे तेलुगु में क्लासेस होती थी, बहुत सारी क्लासेस होती थी, सेत वर्कशॉप होती थी, एस्ट्रल ट्रैवल होती थी, तो मुझे तो तेलुगु नहीं समझता था, लेकिन मैं चले जाती थी। कोई इंग्लिश का एक आध भी वर्ड भी मुझे समझेगा तो मेरे समझ में आएगा, कम से कम मैं ध्यान करूँगी। तो वो जो ऊर्जा मिलती थी मुझे 3-4 घंटे में, मुझे इतना अच्छा लगता था। तो मैं ऐसे लगता था कि साल में 4 दिन 5 दिन जितना टाइम मिलता है, एक ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए हमें जाना चाहिए और सबका अनुभव सुनना चाहिए। तो ये मैं लोगों के अनुभव भी सुनती थी, लोगों को ऐसे पूछती भी थी भी तुम कितना टाइम करते हो। तो फिर एक बार मैं अखंड ध्यान में बैठी, एक लेडी थी मेरे सामने, तो वो कंटिन्यू 3 दिन बैठी रही। तो उसको मैं पूछी कि आप इतना टाइम कैसे कर लेते हो? बोले मैं ना ये 3 दिन कंटिन्यू मेरे सामने वो बैठी रही, मैं बहुत हैरान हुई। तो आप कैसे कर लेते हो? बोले ये संकल्प ध्यान होता है, जैसे अपन 3 दिन का संकल्प लें तो कंटिन्यू बैठ सकते हैं। वो उठी नहीं, 2-2.5 दिन के बाद उसको भूख लगी तो बोले कुछ आपके पास है? बोली मेरे पास तो मेरे पर्स में 2 बिस्किट पड़े हैं, तो ये खा लो आप। तो खा के वापस बैठ गई। तो एक एक मास्टर से मैं ऐसी चीज़ें सीखती थी, फिर अपने सेंटर पे करवाती थी। 24 घंटे का अखंड ध्यान, 12 घंटे का, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें फिर मैंने भी करना शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलती थी, ये सीखने के लिए ही मैं आती थी। तो अभी जूम सेशन में काफ़ी कुछ सीखना मिल रहा है, तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो इसीलिए मैं आती थी। अब एक और अंतिम सवाल आपसे कि आप हमारे दर्शकों को क्या शिक्षा या अपने माध्यम से क्या बताना चाहेंगे कि हमें करना चाहिए? हाँ, तो शिक्षा तो पत्री जी की ही है हमारे ऊपर, क्योंकि पिरामिड ध्यान करना चाहिए, शाकाहारी सबको बनाना चाहिए, खुद भी बनना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए, बुक्स पढ़ना। बुक्स पहले तो मैं पढ़ती थी, लेकिन ध्यान के आने के बाद फिर थोड़ा और शुरू किया और अच्छा लगने लगा। तो ये चीज़ें हमें बहुत आगे लेके जाती है, क्योंकि जो हमारे अगर मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है तो शरीर में भी परिवर्तन आता है, व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो जीवन परिवर्तन करने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सोचती हूँ कि सबसे पहले ध्यान करना घर की लेडीज़ को
पहले सीखना चाहिए, क्योंकि जो परिवार लेके चलती है, जिम्मेदारियां लेके चलती है, हर को अपना मतलब स्त्री तत्व के ऊपर क्या बताना चाहती है, बच्चों को कैसे, लड़कियों को बोल्ड बनाना है, तो ध्यान के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये शिक्षा सबको पत्री सर की दी हुई है, तो वो हमें भी उनको साथ लेके चलना चाहिए। और जब से मैं ध्यान में आई हूँ, मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ है, मुझे एक अनमोल रत्न मिला है। तो उससे ज़्यादा मेरे को और खुशी है ही नहीं है। तो पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारा नहीं, हजारों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन किया है उन्होंने। आज हम उन्हीं के संकल्प के साथ सबको ध्यान प्रचार करें और ध्यान का प्रचार फैलाएं, घर घर ध्यान करवाएं, घर घर पिरामिड लगे और लोग भी आगे जाके पिरामिड की स्थापना करें। बहुत खुशी हो रही है कि अपने जो बचपन की बातें निकली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो दर्शकों, आज की कविता जी की आत्मा की यात्रा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे हम पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा में एक नए पुष्प को फिर लेकर आएंगे। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।